हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, अगर आप कहीं एस्टिमेटर बन जाओगे तो आपके ऊपर कौन सी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपको पता होना चाहिए, तो वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कौन से आइटम्स ऑफ वर्क मतलब कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। अब स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक पहला लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ये बीसीओ में सीखे हो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो इसके साथ जैसे हम देख रहे कि क्या क्या काम करने जा रहे हैं, वैसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं ये भी देख लेंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि एज अ एस्टिमेटर हमारा क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ये है कि आप प्रिपेयर करो क्या, लिस्ट ऑफ आइटम्स एज पर ड्राइंग। तो सबसे पहले आराम से ऑफिस में जाकर बैठो, आपके सामने ड्राइंग्स रहते हैं, ड्राइंग्स आपने देखा है, प्लान्स वगैरह रहते हैं ना, वो देख के आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स बनानी है। जैसे कि कितने बीम बनाने हैं, कितने कॉलम बनाने हैं, या फिर कितने वॉल्स बनाने हैं, चाहे वो ब्रिक के हो या स्टोन के हो। तो ऐसे लिस्ट बनानी है कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स। बीम एक आइटम है, कॉलम वॉल ये आइटम ऑफ वर्क है। तो ऐसे लिस्ट बनाओगे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब दूसरा काम क्या है हमारा दूसरा काम है प्रिपेयर सेंटर लाइन प्लान। प्रिपेयर सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाते हैं एक ओवरव्यू देता हूं, तीसरे चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। देखिए आपका ड्राइंग मान लो ऐसा है, कुछ इस प्रकार, छोटा सा 2 रूम का ड्राइंग बना रहा हूं मैं। ओके, तो ये अगर आपका ड्राइंग है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे एक आध विंडो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन प्लान मतलब क्या, सिंपली ये जो प्लान है इसके सेंटर से एक आपको लाइन बनानी पड़ेगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार, ऐसे डन। ऐसा बनाओगे, इसका रोल क्या होता है, लेंस निकालने होते हैं। ये सेंटर वॉल का, ये सेंटर, ये वॉल का, ये सेंटर, यहाँ तक लेंस निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन पता होते हैं ना, 4/3 या मान लो 5/4, तो इससे ना लेंथ मिल जाते हैं। तो इसके लिए सेंटर लाइन प्लान बनाना आना जरूरी है। अभी के लिए इतना समझो कि सेंटर वॉल के जो सेंटर होते हैं ना उसमें डॉटेड लाइन निकाल के सेंटर लाइन प्लान बनाया जाता है, दैट्स इट। ये हुआ अपना दूसरा जिम्मेदारी पूरा, एकदम इजी है, हो गया। अब तीसरी जिम्मेदारी क्या है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क। अब आपने जो लिस्ट आउट किया था ना, बीम है, कॉलम है, वॉल है, फॉर एग्जांपल फुटिंग है, डीपीसी है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनका क्या करना है, एक एक का कैलकुलेशन करना है। बीम में कितना मटेरियल लग रहा है, कॉलम में कितना लग रहा है, वॉल में कितना लग रहा है, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है डिटेल में देखेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी के लिए इतना समझो कि हर एक आइटम ऑफ वर्क का क्वांटिटी निकालना है। ये हुआ आपका तीसरा रोल। अब फोर्थ, एक्सप्रेस इन करेक्ट मेजरिंग यूनिट्स। अभी जो भी मेजर करोगे उसको करेक्ट मेजरिंग यूनिट में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि बीम के लिए कंक्रीट लगता है और वो मेजर किस में करते हैं हम, मीटर क्यूब में। जैसे कि आप फ्लोरिंग कर रहे हो तो फ्लोरिंग किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में, दैट्स इट। ऐसा हर चीज को क्या दो, मेजरिंग यूनिट करेक्ट देना, इसीलिए मैंने जानबूझ के करेक्ट लिखा है, दैट्स इट। ये हुई एस्टिमेटर की फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको काम करना है, एक ही सेमेस्टर बचा है, बाहर जाओगे फील्ड में ना, एस्टिमेशन जरूर आना चाहिए। अब देखिए ये फिफ्थ वाली, प्रिपेयर एस्टिमेट एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। अब प्रिपेयर एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि पूरा जितना भी आइटम है, बीम, कॉलम, वॉल, फ्लोरिंग, सब मिला के आपको क्या करना है,
एक टेबल में बिठा देना है और उसका स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें ना कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिया होगा। अगर आप फ्लोरिंग बना रहे हो तो फ्लोरिंग के लिए कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन होगा, या आप पीसीसी बना रहे हो तो इसके लिए कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन होगा। पीसीसी में फॉर एग्जांपल लेते हैं 1:6 का सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। तो ये स्पेसिफिकेशन 1:6 का ही होना चाहिए, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अगर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड ब्रिक्स ही यूज करना है, स्टैंडर्ड ब्रिक होना चाहिए। ये क्या हुआ उसका स्पेसिफिकेशन। या कोई कंक्रीटिंग कर रहे हो तो वहां पे कंक्रीट M30 का होना चाहिए, तो M30 का होना चाहिए, इसका मतलब ये इसका स्पेसिफिकेशन हुआ, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी ऑफ रेट एनालिसिस। एक अच्छा एस्टिमेटर हमेशा जानकारी रखता है कि मार्केट में इन चीजों के रेट क्या चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, हमें अगर कंक्रीटिंग करना है तो उसका रेट क्या चल रहा है, अगर आपको फ्लोरिंग करना है उसका रेट क्या चल रहा है, लेबर्स क्या रेट चल रहे हैं, ये सब का स्टडी करना हमें आना चाहिए, तभी हम एक अच्छा एस्टिमेटर बन सकते हैं। जरूर बनोगे, आप पे पूरा भरोसा है मुझे। अभी स्टडी ऑफ रेट ऑफ एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद हमारा काम बनता है कि हम प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, एक मेजरमेंट शीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट शीट। एकदम ब्रीफ कर लेता हूं। मेजरमेंट शीट में ना आपके जो आइटम्स रहते हैं उनकी क्वांटिटी रहती है, क्या रहती है, क्वांटिटी रहती है। और ये एब्स्ट्रैक्ट शीट जो होती है इसमें जो क्वांटिटी आई है वो इनटू जो रेट एनालिसिस आपने स्टडी किया ना वो रेट से मल्टीप्लाई करके पूरा कॉस्टिंग निकाला जाता है। तो इसमें पूरा खर्चा आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट में मिल जाएगा, दैट्स इट। अब ये होने के बाद आपने मेजरमेंट शीट एब्स्ट्रैक्ट शीट बना ली, उसके बाद क्या करना है जी, करना आपको बस लास्ट की ये चीज है कि आपको प्रोवाइड करना है क्या, कॉन्टिजेंसी चार्जेस। अब दिमाग में सवाल उठ गया कि आप पूछ रहे हो सर कॉन्टिजेंसी चार्जेस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिजेंसी चार्जेस का मतलब सिंपली यही होता है, जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे क्वांटिटी का, उसको रेट एनालिसिस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक अमाउंट मिल जाएगा। समझो मुझे मिल गया 1 लाख, ये पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाला खर्चा। बट मैं ये सोच लेता हूं कि फ्यूचर में कभी मुझे एक्स्ट्रा का कुछ काम करना पड़ा या कुछ एक्स्ट्रा का खर्चा आया, कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो उसके लिए रिजर्व फंड होना चाहिए। तो इस 1 लाख के ऊपर कुछ परसेंटेज में, मान के चलो 10% अमाउंट जो होती है वो रखी जाती है। इसका 10% मतलब कितना हुआ 1 लाख का, 10,000। तो 10,000 क्या किए जाएंगे, एज अ कॉन्टिजेंसी रखे जाएंगे कि बाबा कभी कुछ दिक्कत आ गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो वहां पे मैं ये यूज करूं। तो ये एस्टिमेटर का काम है कि वो बताए कि कितना कॉन्टिजेंसी चार्जेस लगना चाहिए। ये हुआ एक अच्छे एस्टिमेटर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि आप भी बनने जा रहे हो ना एक अच्छा और बढ़िया एस्टिमेटर। ओके, इसके बाद हम देखने जा रहे तुरंत फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, चेकलिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। चेकलिस्ट का मतलब सिंपली समझा देता हूं। कभी आप ट्रिप पे या गांव पे जा रहे हो ना तो पहले चेक कर लेते हो ना, अरे बैग ले लिया, कपड़े ले लिए, शूज ले लिए, सनग्लासेस ले लिए, चेकलिस्ट बना देते हो ना, हाँ ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। वैसे ही सेम अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो वहां पे मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये सब चीजों की एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप चेक किए हो। इतना सिंपल है चेकलिस्ट। अब आप बोलोगे कि सर ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का क्या मसला है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मैं आपको कंपैरेटिवली समझा देता हूं। देखिए स्ट्रक्चर के दो ही टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर के दो ही टाइप होते हैं, एक होता है लोड बेरिंग
और दूसरा होता है फ्रेम्ड, जिसको आप आरसीसी करके बोलते होंगे, बराबर। आरसीसी स्ट्रक्चर नाम से सुना होगा बहुत सारे टाइम, सोसाइटी में बोलते हैं ना लोग, अरे उसने आरसीसी का घर बनवाया, गांव में बोलते हैं। अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो फाउंडेशन होता है ना वो पूरा यूसीआर मैसनरी का होता है, ये पूरा, ठीक है, ये यूसीआर मैसनरी का फाउंडेशन होता है और इसके ऊपर ब्रिक वॉल्स खड़े किए जाते हैं। वहीं पे अगर फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे ना ऐसे कॉलम्स होते हैं कंक्रीट वाले, है ना। फिर इसके ऊपर ऐसे, सॉरी, ये फुटिंग होते हैं और फिर इसके ऊपर ऐसे कॉलम्स खड़े करते हैं, फिर उसके ऊपर बीम के ऊपर स्लैब, है ना, ये चीजें आती है। तो ये फ्रेम्ड और लोड बेरिंग, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, बट आपको समझे उतना तो मैंने समझा दिया है। वैसे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको हो गया है, सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट था उसमें हो गया था ये। ओके, कोई इशू नहीं। अब ऐसा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मतलब ये बना, अगर आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसमें पहली चीज आती है कौन सी, साइट क्लियरेंस। अब साइट क्लियरेंस में क्या क्या करते हैं हम, जो साइट पे है वहां पे जरूरी नहीं कि हर बार वो प्लेन ग्राउंड ही मिले, अनइवन सरफेस होता है, तो पहले उसको लेवलिंग करो। तो क्या करोगे साइट क्लियरेंस में, लेवलिंग करोगे। हो सकता है वहां पे कुछ श्रब्स हो, बुशेस हो, मतलब झाड़ो झुडपं असतील, है ना, मराठी में कहो तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, है ना। बुशेस श्रब्स आपको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। फिर कहीं वाटर डिचेस होंगे तो उसको लेवल करके लेना पड़ेगा। ये हुआ आपका साइट क्लियरेंस और इसको मेजर किया जाता है, लमसम अमाउंट दी जाती है। पहला काम हो गया। अब दूसरी चीज, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब आपको क्या करना है, जमीन आपने लेवल की, वाटर डिचेस को प्लेन कर दिया, श्रब्स बुशेस भी हटा दिए साइड से। अब आपको करना है ये, आपको एक्सकेवेशन करना है फाउंडेशन के लिए, है ना। मैं आपको जितना हो सकता है पॉसिबल यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका ग्राउंड है, ओके। तो आपको अब क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है। तो क्या करोगे आप, ऐसे एक्सकेवेशन करोगे, है ना। ये देखिए, ये आपका ग्राउंड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो। डायग्राम को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं आता है, बट फिर भी कोशिश कर लो समझने की। ये क्या किया हमने, एक्सकेवेशन कर दिया। एक्सकेवेशन करना मतलब मिट्टी जो होती है ना, जितना हमें फुटिंग चाहिए उसके हिसाब से हम हटा देते हैं। तो ये एक्सकेवेशन किया है, समझ लो इस चीज को। अब एक्सकेवेशन को मेजर करने का तरीका क्या है, तो इसको मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। ओके, कितना मिट्टी हटाया, तो 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब, ऐसे बोलते हैं। अब ये मेजरमेंट कैसे लेना है आपको, देखिए, इसका विड्थ, इसका जो लेंथ होता है ये कुछ रहेगा, लेंथ, और इसका हाइट, ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैं पिक्चर्स भी डाल रहा हूं। डन, ये इसकी विड्थ, इसका हाइट और ये कितना लेंथ है, ये तीनों को मिला के मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब में एक्सकेवेशन कितना लगा ये काम आएगा। ये ध्यान से देखना, तीसरा जो चैप्टर ना डिटेल्ड एस्टिमेट, उसमें बहुत काम आएगा ये चीज, इसके लिए इतना प्रेशराइज कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट को। डन, अभी दूसरा चीज हो गया, अब तीसरे पे चलते हैं, पीसीसी इन फाउंडेशन। जैसे ही आपने एक्सकेवेशन किया तो ये जो एक्सकेवेशन है इसमें सबसे बॉटम में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट का लेयर देना पड़ेगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर देना पड़ेगा। अब ये भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब में। इसके लिए भी सेम, ये मेजरमेंट कैसे आएगा, सेम ही है। देखो, इसका विड्थ, इसका हाइट और ये जो लेंथ है ना, लेंथ, वो लेंथ तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपको पीसीसी इन मीटर क्यूब मिल जाएगा।
ये हुई दूसरी चीज पीसीसी, नहीं तीसरी चीज हो गई। अब फोर्थ वाली देख लेते हैं, यूसीआर मैसनरी इन फाउंडेशन। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पीसीसी के ऊपर सीधा यूसीआर दगड़ी बांधकाम स्टोन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। वो कैसे, ये देखिए ऐसे फुटिंग में स्टोन का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, चाहे वो एक लेयर हो या 2 लेयर में भी ऐसे स्टेप्ड फुटिंग भी होता है। इसमें थोड़ा छोटा छोटा पत्थर है ना, ऐसे होता है। तो ये भी किस में मेजर किया जाएगा, स्टोन मैसनरी। यूसीआर मैसनरी बोला है मैंने इसको। यूसीआर पहले समझ लो, यूसीआर मतलब अनकोर्स्ड रबल मैसनरी, मतलब ऐसे पत्थर यूज किए वहां पे जो अनकोर्स्ड है, मतलब जिनको कोई शेप नहीं दिया गया, वैसे पत्थर यूज करके आपने क्या किया, फाउंडेशन बना दिया। अब इसको भी मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। सेम इसमें भी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से और भी समझेंगे। तो ये 4 चीजें हो गई। अब फिफ्थ वाली चीज क्या करनी है, इसके बाद एक बार यूसीआर मैसनरी हो गया ना, तो उसके बाद आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फिफ्थ वाला डैम्प प्रूफ कोर्स इन सीमेंट कंक्रीट। अब ये क्या बोला है समझा देता हूं, कोई टेंशन नहीं। जब आपने अब ये फाइनल पत्थर का एक लेयर है, ऐसे समझो, सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा, ये नीचे इसके पीसीसी था। अब ये यूसीआर है स्टेप 1, ये यूसीआर स्टेप 2। ये जैसे ही होगा फिनिश, इसके ऊपर ना एक लेयर दिया जाता है सीमेंट कंक्रीट का। क्या दिया जाता है, एक लेयर सीमेंट कंक्रीट का, जिसको हम बोलते हैं डीपीसी। क्या बोलते हैं, डीपीसी। अब ये डीपीसी का काम क्या रहता है, जो डैम्पनेस होता है ग्राउंड लेवल का या वॉल में से आने वाला, उसको फ्लोर पे पहुंचने नहीं देना है, वो होता है डीपीसी। बना किस मटेरियल से है, सीमेंट कंक्रीट। बट याद रखना, इसको मेजर करने का तरीका मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर, जितनी वॉल की थिकनेस होती है ना, जो आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हो, उसी साइज का क्या होता है, उसी विड्थ का आपका डीपीसी होता है। और वो पूरे लेंथ में जितनी जितनी वॉल है, आप घर में भी देखो, इमेजिनेशन का पार्ट है इसमें। घर में भी जितनी वॉल है ना, उसके नीचे ही बस वो प्रोवाइड करेंगे क्या, डैम्प प्रूफ कोर्स। वो भी कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जरूरत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पे वॉल है ना, जस्ट उसके नीचे जितना वॉल का विड्थ है उतना ही आपको एक सीमेंट कंक्रीट का लेयर देना है, ताकि डैम्पनेस ऊपर ना आ जाए। वही होता है अपना डैम्प प्रूफ कोर्स इन सीमेंट कंक्रीट। अब इसमें डिडक्शन भी करना पड़ता है। जब आप मेजर करोगे ना, तो डोर का जितना जितना साइज है उतना आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। डिडक्ट बिलो डोर, बिलो द डोर, मतलब जहां जहां पे डोर होता है ना, वहां वहां से इसको कट करना पड़ेगा। जब आप क्वांटिटीज निकालोगे ना, बस इतना याद रखना कि डोर का डिडक्शन करना पड़ेगा उसमें से। दैट्स इट, बहुत इजी है। ये हो गया आपका डीपीसी का। अब इसके बाद आता है ब्रिक मैसनरी। इसके ऊपर अब ब्रिक मैसनरी करेंगे। क्या करेंगे, ब्रिक मैसनरी। मैसनरी, ठीक है, ये मुझे शायद रफ करना पड़ेगा, कर लेता हूं। अब ब्रिक मैसनरी में किस में मेजर किया जाता है, ब्रिक मैसनरी। ईंटों का कंस्ट्रक्शन सबने देखा है, ये मेजर किया जाएगा मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में, बराबर। और इसमें डिडक्ट क्या करना पड़ेगा, कभी देखा है ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क सबने देखा है, बस इमेजिन कर लो कि कैसे दिखता है वो। तो इसमें डिडक्शन क्या होंगे, मेजर तो करते हैं हम मीटर क्यूब में, समझ में आया। मीटर क्यूब मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ब्रिक मैसनरी का क्वांटिटी मिल जाएगा।
अब डिडक्शन इसमें किया जाता है, जो ओपनिंग्स रहते हैं ना वॉल में, जहाँ पे विंडो है वहां पे ब्रिक वर्क है ही नहीं ना, तो उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अब डिडक्शन में आएगा विंडो, फिर उसके बाद आएगा डोर, फिर ये विंडो और डोर के ऊपर देखिए छोटा आरसीसी का एक ना पट्टी होता है, एक मेंबर होता है ना हॉरिजॉन्टल, वो होता है लिंटेल, और लिंटेल ही होता है। डोर और विंडो दोनों के ऊपर एक आरसीसी का मेंबर होता है जिसको लेंटल बोला जाता है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, किससे, ब्रिक वर्क से। जब भी आप क्वांटिटी निकालोगे ना, लिंटल ओवर विंडो एंड डोर, जब आप ब्रिक मैसनरी का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें से लिंटेल और लिंटेल का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ जाओगे थर्ड चैप्टर में। अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें ये माइनस करना पड़ता है। अब ये हो गई बात ब्रिक मैसनरी की। अब इसके बाद बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो काम है वो है प्लिंथ फिलिंग। क्या है, प्लिंथ फिलिंग। डन, समझ लेते हैं इसको। प्लिंथ फिलिंग मतलब क्या, जब आपका काम जो है प्लिंथ लेवल तक आता है तो बीच में देखिए सबने देखा है मुरूम फिलअप किया जाता है, इसका फोटो भी मैं अटैच कर रहा हूँ। मुरूम फिलिंग किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्लिंथ फिलिंग, दैट्स इट। अब ये प्लिंथ फिलिंग मेजर कैसे किया जाता है, तो हर रूम का जितना साइज है ना उसके हिसाब से हर रूम के लिए अलग अलग मेजर किया जाता है। अब इसका लेंथ कैसे लेना, विड्थ कैसे लेना, हाइट कैसे लेना, ये भी समझा दूंगा न्यूमेरिकल में। ओके, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि प्लिंथ फिलिंग मतलब मुरूम का फिलिंग करना होता है, कहां तक, प्लिंथ लेवल तक, दैट्स इट। अब इसके बाद आता है 8th नंबर पे फ्लोरिंग। क्या आता है, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मतलब टाइल्स को बिठाना, दैट्स इट। अब टाइल्स को बिठाना मतलब क्या, हाँ एक मिनट, प्लिंथ फिलिंग को मेजर करने का यूनिट नहीं लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, मीटर क्यूब। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब क्या, टाइल्स को बिठाना। ये मेजर किस में किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। जितना आपका रूम का डायमेंशन होगा ना, समझो 4/3 की है तो 4/3 का आपका क्या होगा, फ्लोरिंग होगा। तो इसको मेजर करने का तरीका मीटर स्क्वायर। ये याद रखना कौन सी चीज को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग के बाद 9th वाला जो आता है वो है इंटरनल प्लास्टरिंग। इंटरनल प्लास्टरिंग, क्या आता है, इंटरनल प्लास्टरिंग। ओके, तो प्लास्टरिंग तो सबने देखा है ना रे। प्लास्टरिंग मतलब क्या, अंदर के जो वॉल्स होते हैं ना, वहां के वॉल्स को एक लेयर दिया जाता है सीमेंट मोर्टर का, उसको प्लास्टरिंग बोलते हैं। अब वो प्लास्टरिंग जो होता है पूरे वॉल पे होता है, बट आपको डिडक्ट क्या करना पड़ेगा, जो विंडोज डोर्स है ना, ये ओपनिंग्स है, विंडोज डोर पे थोड़ी होता है प्लास्टरिंग, तो वो डिडक्शन आपको करना पड़ेगा ओपनिंग्स में। तो यहाँ पे डिडक्शन में मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, डिडक्शन में क्या क्या आएगा, ओपनिंग्स, जितने भी ओपनिंग्स रहेंगे, जैसे कि वेंट्स छोड़े हैं, वेंट होगा, विंडो होगा या डोर होगा, है ना, ये जितनी जितनी ओपन स्पेसेस है ना, वो वहां पे प्लास्टर होगा ही नहीं, तो क्यों लेना है उसको, तो डिडक्ट कर देंगे। दैट्स इट अबाउट इंटरनल प्लास्टरिंग। अब सेम चीज होगी एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के, इंटरनल प्लास्टरिंग हो गया तो एक्सटर्नल भी करना पड़ेगा। मैं थोड़ा घाई में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि थेरोटिकल पार्ट है, बट जितना समझना चाहिए उतना तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ध्यान देख के देखना। 10, ये है एक्सटर्नल प्लास्टरिंग। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, ज्यादातर हमें क्वांटिटीज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के ही निकालना है, इसके लिए डिटेल में समझा रहा हूं। अब एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में सेम, बाहर से जो वॉल है उसको प्लास्टर करने में जितना क्वांटिटी लगेगा वो मेजर किया जाएगा मीटर स्क्वायर में। सेम इंटरनल प्लास्टरिंग भी मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया जाएगा। अब डिडक्शन सेम, ओपनिंग जहां जहां पे है वहां पे प्लास्टर नहीं होगा, तो डिडक्शन वहीं पे कर देना क्वांटिटी निकालते वक्त। जहन में इतनी बात रख लो कि हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो वहां पे इमेजिनेशन होगा, अरे यहाँ पे तो ओपनिंग है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे।
अब आता ही है लास्ट की चीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेंटिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेंटिंग हो गया आपका, लास्ट काम हो गया। पेंटिंग होने के बाद आप क्या करोगे, ये स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, किसमें, मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। एक बार घर को कलर देके हो गया, सत्यनारायण की पूजा लगा के आप फटाक से घर में रहने के लिए जा सकते हो, गृह प्रवेश हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने आपको दो टॉपिक समझा दिए, पहला रोल ऑफ एस्टिमेटर, दूसरा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या काम होते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं फटाक से, बस इनलिस्ट करूंगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो मुझे बस बोर्ड रफ करने दो, फटाक से समझा दूंगा। सो गाइज ये रहा आपके सामने फ्रेम स्ट्रक्चर के काम का चेकलिस्ट, क्या क्या काम करने पड़ते हैं मैं आपको लिस्ट आउट करके बताऊं। सबसे पहले साइड क्लियरेंस, एज इट इज जैसे हमने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में देखा वैसे ही एक्सकेवेशन इसमें भी करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक्सकेवेशन बस जो फुटिंग का साइज है ना, वैसा स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी रहेगा उतना ही जेसीबी मशीन के हेल्प से क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, या कोई लोग मैन्युअली लेबर्स लगा के भी कर लेते हैं। तीसरी चीज पीसीसी बेड, जो आपने गड्ढा बनाया है उसमें पीसीसी बेड दिया जाता है। उसके बाद आरसीसी फुटिंग होता है, जो आपने पीसीसी बनाया उसके ऊपर फुटिंग चढ़ाया जाता है, ये सब ने देखा हुआ है। तो ये सब चीजें मीटर क्यूब में ही मेजर की जाती है, मीटर क्यूब में ही मेजर की जाती है। कॉलम, प्लिंथ बीम, आरसीसी फुटिंग होने के बाद ऊपर जब आते हो तो प्लिंथ लेवल पे एक बीम का नेटवर्क दिया जाता है, वो प्लिंथ बीम होता है। फिर कॉलम, उसके बाद फ्लोर बीम दिए जाते हैं। फ्लोर मतलब क्या, ग्राउंड के जो हुए वो प्लिंथ बीम हुए। जब आप पहले माले पे जाओगे तो वहां पे जो बीम है उसको फ्लोर बीम बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर के बीम, सेकंड फ्लोर के बीम, तो वो फ्लोर बीम्स हुए। फिर उसके बाद स्लैब का कंस्ट्रक्शन जितना हुआ उसका क्वांटिटी निकालना पड़ता है। फिर स्टेयरकेस, स्टेयरकेस जो होता है फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड या फर्स्ट टू ग्राउंड, ये जो एक्सेस मिलता है हमें स्टेयरकेस के थ्रू मिलता है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर प्लिंथ का फिलिंग, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ लेवल पे आपने प्लिंथ बीम दिए ना, वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, क्या चीज का, मोरूम का। फिर उसके बाद आएगा ब्रिक मैसनरी, प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिक मैसनरी, फिर फ्लोर बीम फर्स्ट फ्लोर के उसके ऊपर ब्रिक मैसनरी। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये सबको पता है। फिर उसके बाद आता है फ्लोरिंग, टाइल्स का प्लेसिंग करना, उसको बोलते हैं फ्लोरिंग। ये मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। इंटरनल प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, और ये बची हुई सब चीजें मीटर स्क्वायर में ही मेजर की जाती है, पेंटिंग, प्लास्टरिंग। और उसके बाद जो बचता है सब वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। तो फटाफट मैंने घाई में इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि इसका सेम एक्सप्लेनेशन लोड बेरिंग में भी दिया था और ये सब चीजें आपको भी पता है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट इसके बाद मेजरिंग यूनिट्स का एक शीट है, मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ फोटोज उसके, तो देख लेना, तो देख के भी पता चल जाता है, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, तो अपना टाइम बचेगा। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है बट स्किप मत करना गाइस, पहले से एंड तक देख लेना वीडियो को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।